साथियों नमस्कार। मैं अर्जुन देव भारती, अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को और साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। इन दिनों सचिवालय में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा है कि अधिकारियों की जो वार्षिक प्रविष्टि होती है उसका एक नया प्रपत्र सचिवालय प्रशासन विभाग ने लागू किया है और 2 मार्च 2020 को प्रपत्र जारी किया है। उस परिपत्र को लेकर हमारे अधिकारियों में जिनको एंट्री देनी है और उन अधिकारियों में जिनको एंट्री लेनी है, दोनों ही लोगों में एक बड़ी असमंजस की सी स्थिति है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परफॉर्मा किस प्रकार भरा जाएगा और इसमें जो 5 प्रारूप दिए गए हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, इसको किस प्रकार हम एंट्री करेंगे और ग्रेडिंग का सिस्टम क्या होगा। इस पूरे प्रकरण को जब सचिवालय में साथियों से चर्चा हुई तो हमारे तमाम साथियों ने कहा कि सर इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए, इसका कुछ देखा जाए कि इसमें क्या हो सकता है और ये कितना उचित है और कितना ये विधिक है। इसी प्रयास में मैंने कुछ पेपर देखे, ढूंढे, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लगे। इस पूरे प्रोसीजर को मैं आपको 6 स्टेप में बताऊंगा। स्टेप 1 में मैं आपको इसका परिचय, पुराना परफॉर्मा, नया परफॉर्मे में, आप पुराना परफॉर्मा जानते हैं, नया परफॉर्मा भी आपके सामने है, दोनों में कितना फ़र्क आया है। स्टेप 2 है कि नए परफॉर्मे का ओरिजिन कैसे हुआ और स्टेप 3 में ये है कि नए परफॉर्मे की डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है। और चौथा स्टेप है कि जो नया परफॉर्मा आया है एंट्री का, इसका स्टेट्यूटरी या लीगल जो प्रोविज़न है वो कितना विधिक है और कितना सुसंगत है। 5वां स्टेप जो है कि सचिवालय सेवा के अधिकारियों के संबंध में, क्योंकि ये परफॉर्मा पूरे प्रदेश के लिए लागू न होकर केवल सचिवालय के समीक्षा अधिकारी से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के अधिकारियों के लिए लागू किया गया है, इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों पर इसकी लागू होने की स्थिति क्या है, विधिक परिस्थिति क्या है। और छठा कि किस प्रकार से हमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर द गवर्नमेंट और बिफोर द एसईटी। तो मैं अब स्टेप 1 में से शुरू कर रहा हूँ। स्टेप 1 में आप जानते हैं कि पहले जो परफॉर्मा था हमारा, हालांकि वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है पर मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। उसमें 5 फीचर्स कंसिडर किए जाते थे जब एंट्री दी जाती थी। नंबर 1, अधिकारी का नाम, पदनाम, मूल्यांकन से संबंधित पद, पदों पर कार्यरत रहने की अवधि / अवधियां, पद से संबंधित कार्य का संक्षिप्त विवरण और तथ्यात्मक विवरण। ये पुराना फीचर था जो अब तक चला आ रहा था। 2 मार्च 2020 के बाद जो नया परफॉर्मा आया है उसके फीचर्स कुछ अलग हैं। एक तो इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फॉर ऑफिसर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट सर्विस। और इसमें जो ये 5 पार्ट में है। प्रपत्र का जो पार्ट 1 है उसमें निजी ब्यौरे हैं, व्यक्तिगत ब्यौरे हैं। पार्ट 2 में जिस अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना है उसको भरे जाने के लिए। पार्ट 3 में भी डिटेल है, पार्ट 4 और पार्ट 5। इस प्रकार ये 5 भाग में डिवाइड किया गया है। अब मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में जाकर सीधे इसके ओरिजिन पे आता हूँ। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? जब मैं इसका सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का एक शासनादेश मेरे हाथ लगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन ने 2 अप्रैल 2019 को एक आदेश जारी किया और इस आदेश के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का रूल 149 को अमेंडमेंट किया। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का रूल 149 को अमेंडमेंट किया। और वो अमेंडमेंट क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रूल 149, गवर्नमेंट ई
मार्केट प्लेस जैम। इसमें गवर्नमेंट ने व्यवस्था की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस। जैम SPV will ensure adequate publicity, including periodic advertisement of the items to be procured through JAM for the prospective suppliers। जो मेन इसका अमेंडमेंट है वो ये है कि द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जैम। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोक्योरमेंट एंड पॉलिसी डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन ये कर दिया कि भारत सरकार के सारे मंत्रालय, सारे विभाग जेम के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से परचेज करेंगे। ये अमेंडमेंट लागू हो गया 2 अप्रैल 2019 को। इस अमेंडमेंट के बाद साथियों एक दूसरा अमेंडमेंट आता है। एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जारी किया। इसमें उन्होंने क्या व्यवस्था की, ये 24 सितंबर 2019 का जीओ है, ऑफिस मेमोरेंडम है। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट जैम इन एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन मंत्रालय ने एक व्यवस्था लागू कर दी। वो क्या व्यवस्था थी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि इसको सुनना जरूरी है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट गवर्नमेंट ई marketplace portal facilitate online procurement of common use goods and services by various government ministries or departments. Procurements of goods and services through GEM portal has been made mandatory by Government of India under Rule 1949 of General Financial Rule 2017, जो मैंने भी आपको सुना है। उस अमेंडमेंट को इसमें मेंशन किया गया है। फिर आगे कहा गया है कि फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जैम, JAM aims to enhance transparency, efficiency and speed in public procurement and to achieve the best value for money। इसका जो अगला प्रोविजन है, जो मेन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी पे हमको ध्यान देना है। To ensure that the digital e-commerce portal for procurement of goods and services in appropriately utilized by all ministries or departments, it has been decided with the approval of competent authority that a reflection of work done through JAM by the officer reported upon, जिसको शॉर्ट में ORU कहा गया, ऑफिसर रिपोर्टेड अपन, यानी कि जिसकी एंट्री लिखी जानी है उसको इसमें शॉर्ट में ORU कहा गया है। ORU shall made in the APAR of Group A, Group B, Group C officers belonging to central services other than all India services। साथियों ये वो ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसी यानी कि DOPT का, जिसके माध्यम से व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार के केंद्रीय सेवाओं के, सेंट्रल सिविल सर्विस के जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C के अधिकारी हैं, वो जितनी परचेज जैम पोर्टल के मान से वस्तु या सेवाओं की करेंगे तो उनकी APAR में उसका मेंशन किया जाएगा। और जब हमने और आगे इसको देखा तो हमने देखा कि ये परफॉर्मा इसके साथ संलग्न है। जो परफॉर्मा APAR सचिवालय प्रशासन विभाग ने सर्कुलेट किया है अपने 2 मार्च 2020 के एक जनरल ऑर्डर के द्वारा, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति का स्रोत मैंने अभी आपको बताया कि DOPT का एक ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें कहा गया कि केंद्रीय सेवाओं के जो ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के अधिकारी जैम पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं का जो परचेज करेंगे या सेवाएं लेंगे, उनका उनके APR में, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा और उसी के साथ ये परफॉर्मा संलग्न किया गया है। इसी परफॉर्मे को अडॉप्ट किया हमारे सचिवालय प्रशासन विभाग ने। इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव के पद पर कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए प्रारूप को अवकर्मित करते हुए संलग्न प्रारूप निर्देशों के अनुसार
गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन का निर्णय लिया गया है। साथियों, इसमें आगे लिखा गया है कि कृपया उपयुक्तानुसार संबंधित कर्मियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी उल्लेखनीय है कि संलग्न प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2019, 2020 और उसके अनुवर्ती वर्षों में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किए जाने के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाएगा। अब ये परफॉर्मा सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश में जो पुरानी व्यवस्था हमारी 1986 से चली आ रही है एसीआर की, उसको अवकर्मित तो किया गया है, परंतु उसके किसी शासनादेश अथवा किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं है। मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि वर्तमान जो एसीआर की व्यवस्था है वो 30 अक्टूबर 1986 के द्वारा लागू है और उसमें कार्मिक के तमाम शासनादेश हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस प्रकार और स्तर भी निर्धारित किए गए हैं। तो सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा ये कहा तो गया है कि हम इनको पूर्व आदेशों को अवकर्मित कर रहे हैं, परंतु उन आदेशों का कोई इसमें रेफरेंसिंग नहीं की गई है, ना डेट डाली गई है, सामान्य भाषा में लिख दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि परफॉर्मा है क्या। जो परफॉर्मा एपीएआर का जो परफॉर्मा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का जो परफॉर्मा भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया है, वो एज इट इज परफॉर्मा भाग पार्ट 1 से लेकर और पार्ट 5 तक एज इट इज आप पर अप्लाई कर दिया गया है। बस यही हमारी आपत्ति है, ये अब हम पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है, अभी मैं उसको मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पार्ट 1 में साथियों इसमें है किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण, यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज, और उसमें सेकंड पोर्शन है टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड अचीवमेंट। इसी में आगे जो इस परफॉर्मे का अगला हिस्सा है, उसी में 3 पार्ट और दिए गए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन भी आगे दिए गए हैं। जो भाग 3 है, भाग 3 में भी असेसमेंट ऑफ वर्क आउटपुट वेटेज टू दी सेक्शन वुड बी 40%, यानी कि वो जो ग्रेडिंग की व्यवस्था है यहाँ से ली गई है। नंबर 1 असेसमेंट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स वेटेज ऑफ दिस सेक्शन वुड बी 30%। इसी का तीसरा पार्ट है सी असेसमेंट ऑफ फंक्शनल कॉम्पिटेंसी वेटेज टू द सेक्शन वुड बी 30%। अब इसी में पार्ट 4 है, पार्ट 4 जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन में वो मतलब इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं, रिलेशन विद द पब्लिक वेन एवर एप्लीकेबल, ट्रेनिंग, स्टेट ऑफ हेल्थ, इंटेग्रिटी और पेन पिक्चर बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो यहाँ पे पेन डाउन करने के लिए कहा गया है। तो 5 पार्ट में ये परफॉर्मा है और ये परफॉर्मा एज इट इज़। ये जो इस परफॉर्मे का पार्ट 2 है। अब मैं आता हूँ अपने इस एपीआर के इस परफॉर्मे पर, इसके प्रोविजन को किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया गया है। परपत्र 1 सामान्य है और ये सारी सूचनाएं जो परपत्र 1 में है वो परपत्र हमारे एसीआर के पुराने परपत्र में भी लागू होती थी। जहां से भाग 2 शुरू होता है ये नया फीचर है, और ये नया फीचर पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी का जो मंत्रालय डीओपीटी के उस एमओयू ऑफिस मेमोरेंडम से लिया गया है, जो उन्होंने केवल सेंट्रल सेक्रेटरी के ऑफिसर्स पे लागू किया है। हमें सचिवालय प्रशासन विभाग के इस शासनादेश से कहीं ये नहीं लग रहा कि इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है या इन्होंने इसको अंगीकार कर लिया है या बाई कैबिनेट इसको एक्सेप्ट किया है। कहीं इस बात का जिक्र नहीं कि केंद्रीय सरकार की व्यवस्था को हम सचिवालय में लागू करने जा रहे हैं। ये साधारण सा शासनादेश लागू करके केंद्र सरकार के जो सेंट्रल सेक्रेटरी के क्लास 1, क्लास 2 और क्लास C के अधिकारियों के लिए जो व्यवस्था की गई थी, इसको आप पर लागू कर दिया गया है। पार्ट 2 से ये टेक्निकली इसके पॉइंट शुरू होते हैं। पार्ट 3 और 4 और 5 में इसका ग्रेडिंग का सिस्टम दिया गया। अब मैं आपको उन पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा कि जो हम पे एप्लीकेबल होते हैं, जो नहीं एप्लीकेबल होते हैं। पार्ट 1 के बारे में मैंने ये जो फाइंड आउट किया है, मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके ये फाइंड आउट किया है कि पार्ट 1 एप्लीकेबल है। इसमें 5 एंट्रीज हैं और इसमें पर्सनल डाटा है। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल डाटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एप्लीकेबल है, पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में मैंने मेंशन किया है कि इसमें 4 एंट्रीज हैं, यानी कि 4 मेजर कॉलम हैं, और इन 4 मेजर कॉलम में मेरा ये कहना है कि ये जो चारों मेजर कॉलम है जेम पोर्टल की परचेज से संबंधित है। यानी कि जो अफसर जेम पोर्टल की परचेज कर रहा है, ये प्रोविजन उसी पर लागू होते हैं, और जो वो भी केंद्र सरकार का,
ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सचिवालय ने कहीं इसको स्वीकार नहीं किया है, कहीं इनेक्ट नहीं किया है, कहीं इंसर्ट नहीं किया है अपने प्रोविजन में, इसलिए मैं मानता हूँ कि एप्लीकेबल नहीं है। उसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभिलेखों में मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि इसको कहाँ अंगीकार किया गया है, कहाँ इनेक्ट किया गया है, और कहाँ जो रेलिवेंट रूल्स और रेगुलेशन है कहाँ उसमें इनेक्ट किया गया है। तो पार्ट 2 में मैंने मेंशन किया है कि 4 एंट्रीज हैं और चारों एंट्रीज जैम पोर्टल से संबंधित है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल है। इसके भी पार्ट 2, 1 और पार्ट 4 में भी एप्लीकेबल, ये मैंने मेंशन किया है। पार्ट 2 के पार्ट 2, 1 और पार्ट 2, 4 एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब मैं आता हूं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में 3 मेजर एंट्रीज हैं विद रेस्पेक्टिवली हैविंग 4, 9 एंड 6 सब एंट्रीज। इसमें 4, 9 एंड 6 सब एंट्रीज भी हैं। तो मैंने ये लिखा है कि ये भी पूरी तरह से नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के समीक्षा अधिकारी से लेकर, सचिवालय के समीक्षा अधिकारी से लेकर विशेष सचिव तक भी ये प्रोविजन लागू नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोविजन भी भारत सरकार के डीओपीटी ने केंद्र सरकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अधिकारियों के लिए किया है, जो जेम पोर्टल पर वस्तु और सेवाओं का की परचेज कर रहे हैं। नंबर 4, पार्ट 4। पार्ट 4 में 6 मेजर एंट्रीज हैं, जिसमें से एंट्री नंबर 1 से 4 एप्लीकेबल हो सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एंट्री नंबर 5 एंड 6 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये एंट्री भी जैम पोर्टल से संबंधित है। और अगला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में भी 5 मेजर एंट्रीज हैं, और जो हम पे लागू होती है वो है एंट्री नंबर 1 इज एप्लीकेबल एंड एंट्री नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये सारे प्रोविजन भी जैम पोर्टल की परचेज से संबंधित हैं। और वो जो नंबरिंग का फार्मूला दिया गया है वो भी 4 और 5 को मिला के दिया गया है। वो जो 0 से लेकर 10 तक की ग्रेडिंग रखी गई है, जिसमें माना गया है कि 8 से लेकर 10 तक जो स्कोर करेगा वो 9 नंबर माना जाएगा, उत्कृष्ट माना जाएगा। 6 से लेकर 8 तक जो स्कोर करेगा वो 7 माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। 6 से लेकर 4 तक जो स्कोर करेगा वो 5 उसको नंबर माने जाएंगे, अच्छा माना जाएगा। और 4 से लेकर 0 तक, यानी कि 0 से 4 तक जो जिस कैटेगरी में मार्क प्राप्त करेगा वो 0 माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मार्क्स यदि आप इस परफॉर्मा के हिसाब से पाते हैं तो आपकी एंट्री 0 मानी जाएगी, और आपको 4 यानी कि 6 एंड 10 या 8 तक ही स्कोर करना है। इसके संबंध में मेरा फर्दर ये कहना है कि पार्ट 5 इज नॉट एप्लीकेबल इन द APR formulated by the DOPT. This part is inserted in the APR by the SAD. Applicability is mentioned above. इस प्रकार सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के परफॉर्मे के आधार पर, जो कि उन अधिकारियों पर लागू होता है जिनको DOPT ने मैंडेटरी किया है जनरल फाइनेंशियल रूल के प्रोविजन 149 के तहत, कि वो मैंडेटरी परचेज करेंगे जैम पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की, और उसके ग्रुप ए, बी, सी के अधिकारियों पर लागू होगा। तो सचिवालय सेवा के अधिकारियों पर इसको लागू करना मेरे हिसाब से तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सचिवालय प्रशासन विभाग ने अपने इस आदेश में किस कैबिनेट नोट से उसको अडॉप्ट किया है, किस नियम से अडॉप्ट किया है, ये कहीं मेंशन नहीं है। अब मैं आऊँगा इसकी लीगलिटी पे। साथियों, सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी से लेकर विशेष सचिव तक के पद आते हैं। इस पूरे कैडर की सर्विसेज आर्टिकल 309 के अंतर्गत बनी हुई नियमावलियों से गवर्न होती हैं, और जब गवर्न होती हैं तो मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास सब नियमावलियाँ रखी हैं। इनमें से किसी भी नियमावली में, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब अनुभाग अधिकारी से अंडर सेक्रेटरी में प्रमोशन होता है तो यहाँ प्रोविजन दिया गया है कि द सेक्रेटरी शैल प्लेस बिफोर द सिलेक्शन कमेटी द एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स along with their character roles and other records pertaining to them as may considered proper and also intimate to it the number of different types of vacancy। तो साफ साफ सेक्शन 3 में जो नियमावली है उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, जिससे यानी कि अनुभाग अधिकारी से लेकर और विशेष सचिव तक की सेवाएं मतलब अधिनियमित होती हैं, नियमित होती हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैरेक्टर रोल्स पुटअप किया जाएगा। तो हमारा मानना यह है कि अगर आपने हमारे कैरेक्टर रोल का परफॉर्मा को बदल दिया है तो हमारी सुसंगत नियमावलियों में उसका उल्लेख होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। वो अमेंडमेंट मेरी जानकारी के हिसाब से ना तो उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली में किया गया है, ना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली में किया गया है, और न ही
जो हमारी अन्य नियमावलियां हैं, जैसे कि जो अधीनस्थ नियमावली के साथ साथ जो लिपिक वर्गीय नियमावली है, उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ये जो इंसर्शन है भारत सरकार के इस परफॉर्मे का, ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से मुझे तो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। ये इसकी स्टेटरी और मैं लीगल प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, और इन सारे अभिलेखों को देखने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर का जनरल रूल का अमेंडमेंट है वो, डीओपीटी का जो संशोधन है वो, और वो जो मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है वो भारत सरकार के लिए किया गया है, और उसकी अगर एप्लीकेबिलिटी उत्तर प्रदेश सचिवालय के समूह का से लेकर और जो नीचे के अधिकारी उन पर लागू की जानी है, तो वो लागू करने का कोई स्टेट्यूटरी प्रोविजन मुझे सारे अभिलेखों में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये उस दृष्टि से ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि एंट्री का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के प्रमोशन और उसके कैरियर से जुड़ा होता है, और उसके प्रमोशन और कैरियर से जुड़े प्रश्न उसके फंडामेंटल राइट में आ जाते हैं, वो वायलेट हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे कैरेक्टर रोल का परफॉर्मा जो एस्टेब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनमें अमेंडमेंट किए बगैर जो आर्टिकल 309 में बनी नियमावलियां हैं और आप सर्कुलेट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मतलब विधिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। अब हो सकता है कि मैं तो मेरा ये विचार है, हो सकता है किसी और का कोई और विचार हो, कोई और विधि की स्थिति हो, अगर है तो वो बता सकते हैं इस चीज़ को। पर मुझे जो लगा कि इसको एक गलत प्रक्रिया से विदाउट प्रोसीजर फॉलो किए लागू कर दिया गया है और ये एप्लीकेबल नहीं है। और मैं अनुरोध करूंगा संगठनों से कि वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट सब मेरे पास हैं, अवेलेबल है मेरे पास, मैं चर्चा कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, उसको एजिटेट करना चाहिए संघों को, क्योंकि मैं स्वयं राजपत्रित अधिकारी संघ का मैं सदस्य हूँ, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने उपाध्यक्ष जी शिव गोपाल सिंह जी को बताऊंगा ये बात, और उनसे चर्चा करूंगा कि वो अपने संघ के माध्यम से इस बात को उठाएं और इस बात का विरोध करें कि ये जो APAR सिस्टम, ACR की जगह APAR सिस्टम लागू किया गया, इसके 5 पार्ट में से पार्ट नंबर 1 और 2 तो एप्लीकेबल हैं, मगर पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जेम पोर्टल पर मैंडेटरी परचेज की जो व्यवस्था भारत सरकार के A, B और C ग्रुप के लिए की गई है उनके संबंध में लागू होता है, हमारे संबंध में लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारे कार्य की प्रकृति, हमारा कार्य उस नेचर का नहीं है। और जो भी स्टेट में जेम पोर्टल है मेरे पास, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश सरकार के लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने जो शासनादेश जारी किया है 23 अगस्त 2017 को, इसमें भी उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जिक्र किया है, और मगर इस प्रोविजन में कहीं ये मैंडेटरी नहीं किया गया कि वो सारी परचेज, ये तो मैंडेटरी है कि परचेज जेम पोर्टल से होगी, पर यह मैंडेटरी नहीं है कि सचिवालय के सभी या उत्तर प्रदेश सरकार के सारे ऑफिसर्स के APAR में उनकी जेम पोर्टल पे की गई परचेज का रिफ्लेक्शन आएगा। तो रिफ्लेक्शन वाली बात उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के 23 अगस्त 2017 के शासनादेश में कहीं नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था होती, भारत सरकार की अनुरूप ही व्यवस्था हमें भी करनी होती कि जेम पोर्टल पे की पर वस्तुओं और सेवाओं की परचेज का उल्लेख करते हुए हमें APAR में उनकी परफॉर्मेंस शो करना है। तो मुझे ऐसा वर्तमान जितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल मेरे पास है नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इसका ये निश्चित रूप से कहता हूं कि जितना मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से सचिवालय पर लागू नहीं होता। इसको तत्काल रूप से हमारे सचिवालय के संगठनों को इसको एजिटेट करके प्रत्यावेदन के माध्यम से और सरकार को बताना चाहिए, और ये मांग रखनी चाहिए कि जो चीज़ हम पर लागू नहीं होती उस पर हमको थोपना उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है और विधिक भी नहीं है। साथियों, धन्यवाद।